नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। हम लेकर के आए हैं बिहार वालों के लिए। बिहार वालों तैयार हो जाइए, अपनी तैयारी को मजबूती दीजिए और जल्दबाजी करिए, क्योंकि आपकी परीक्षा 24 अगस्त को होने वाली है। आपका जो सामान्य पेपर है वह भी होगा और उसके बाद आपके भाषा शिक्षक जो आप बनना चाहते हैं तो भाषा का पेपर होने वाला है। तो आप उन सब की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। आपको जो जनरल पेपर है, यानी जिसमें आपका ईवीएस, ज्योग्राफी, इंडियन रिवोल्यूशन, सोशल साइंस, उसके अलावा आपका साइंस, ये सारे सब्जेक्ट जो आने वाले हैं जनरल अवेयरनेस का, उसमें आप देखेंगे कि हमारे चैनल पर बहुत सारे क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। आप जाकर के उन सारे क्लासेस को देखिए और अब की बार एक सीट यानी एक सीट आप लेकर के रहिए। तो अपनी तैयारी को धार दीजिए और जल्दबाजी करिए। इसके अलावा हम तैयारी करवा रहे हैं आपके लिए ईएमआरएस का फॉर्म भी आपने भरा ही होगा। तो आप यदि हिंदी से शिक्षक बनना चाहते हो तो हमारे चैनल पर अवश्य पधारें और क्लासेस को देखते रहिए। फिलहाल ये बिहार शिक्षक भर्ती के लिए है, तो आप लोग पढ़िए, इसको टेस्ट दीजिए। पहला है ये, हम लगातार आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे और हिंदी का ये मॉक टेस्ट टॉप 30 क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। 30 के अलावा हम इसमें व्याख्या करेंगे तो बहुत सारे प्रश्न सम्मिलित हो जाएंगे। इसलिए आप पूरे विश्वास के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए। चलिए एक मोटिवेशन पंक्ति से शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो बंद हो सकती है लेकिन सीढ़ियाँ हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती हैं। आप जानते हैं कि जो सीढ़ी होती है आपको एक एक कदम बढ़ाना पड़ता है। यदि आप अगला कदम उठाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लेकिन लिफ्ट में क्या होता है, एक बटन दबाने कि आपको जहाँ जाना है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पहुँचा देता है। और कभी कभी आपने देखा होगा दुर्घटना होती है, लाइट चली जाती है, लिफ्ट में लोग अटक भी जाते हैं, लेकिन सीढ़ी पर आप कभी अटकेंगे नहीं। इसलिए आप मेहनत के भरोसे रहिए। सीढ़ियों के भरोसे के रहने का मतलब ये कि मेहनत के भरोसे रहिए, अपने मेहनत पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते रहिए। भाग्य तो आपके मेहनत के आगे झुक जाएगा और आपका साथ देगा। चलिए आज के प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया? जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है और आपकी परीक्षा में हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। अरबी भाषा में लिखा गया, उर्दू भाषा में लिखा गया, फ्रेंच में या फिर संस्कृत में? बहुत बड़ी विडंबना रही है हमारे हिंदी साहित्य की। हिंदी भाषा का इतिहास ना तो हिंदी में लिखा गया और ना ही आदि भाषा संस्कृत में लिखा गया, बल्कि ये लिख दिया गया फ्रेंच भाषा में। लिखा किसे इसने? ये भी बहुत आश्चर्य की बात है कि हमारे हिंदी के कवि लेखक वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, नहीं सोच पाए। क्या वजह रही कि हिंदी के किसी कवि या लेखक ने नहीं लिखा, न उर्दू के लिखा, बल्कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया और इसे लिखा गारसा द तासी महोदय ने। गारसा द तासी महोदय ने लिख दिया और नाम क्या रखा उन्होंने? इतना बड़ा नाम रख दिया है कि साथ अधिकतर तो लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं, लेकिन आप पढ़ लेंगे क्योंकि आप हिंदी के विद्यार्थी हैं। तो भाई पढ़ लेंगे तो पढ़कर बताइए। इस्तवार दला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी यहाँ पर लिख देते हो ताकि जो नए विद्यार्थी हैं उनको समस्या ना हो, एग्जाम में आए तो हल कर पाए। इस्तवार दला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, क्या नाम है? इस्तवार दला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। याद कर लीजिए, नाम बहुत खतरनाक है लेकिन आपको 1 नंबर दिलाएगा अगर परीक्षा में आ जाएगा तो। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पीडीएफ में देख सकते हैं। यदि आप पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? आना पड़ेगा कहाँ? हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि नाम किसके नाम से है? SSC 77 के नाम से, यानी स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको प्रत्येक क्लास की पीडीएफ मिलती है, वो भी एकदम निःशुल्क। इसके लिए कोई चार्ज आपको नहीं देना है। चार्ज आपको सिर्फ ये करना है कि आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही अपने मित्रों तक शेयर भी करना है। तो इतना तो आपने कर ही दिया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम और अब आप बताएंगे कि नेमिनाथ फाग किसकी रचना है? नेमिनाथ फाग क्या अम्बदेव सूर्य की रचना है, धर्म सूर्य की है, सोमप्रभ सूर्य की है, फिर राजशेखर सूर्य की है? तो मित्रों, नेमिनाथ फाग को लिखा था सोमप्रभ सूर्य ने। आदिकाल के कवि रहे हैं। आप जानते हैं कि हिंदी की जो पहली रचना मानी जाती है, गद्य रचना, वह माना जाता है श्रावकाचार्य को। श्रावकाचार्य को लिखा किसने था? देवसेन ने लिखा था। और कब लिखा था? इन्होंने लिख दिया था 933 में। यह भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, आप इसे भी याद कर लीजिए, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए, इसका जवाब तो राजशेखर सूर्य महोदय हैं। राजशेखर सूर्य
ये ऑप्शन नंबर डी। आप इसे देख लीजिए, सही कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आपसे गलत बिल्कुल ना होने पाए। राजशेखर सूरी सही है। ऊपर मैंने अगर कुछ गलत बता दिया क्या, मुझे शायद गलत बता दिया, लेकिन नहीं, यहाँ पीडीएफ में लिखा राजशेखर सूरी और मैं कह भी रही हूँ कि यही सही है। यानी राजशेखर सूरी ने लिखा था नेमिनाथ फाग को। किसने लिखा था? राजशेखर सूर्य ने। तो आप गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम फटाफट से देखते चलेंगे। तरण का पर्यायवाची शब्द क्या? आपको बताता है तरण, तरुजा, तर, तमाल, तरुगर, बौछाए, ये वाला नहीं है आपका। तरण का पर्यायवाची क्या? सूर्य है, नाव है, युवती है, फिर नदी है। सूर्य का पर्यायवाची देखिए, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर। तो ये सारे जो हैं वो सूर्य के पर्यायवाची हैं। आप युवती, नदी, इन सभी के पर्यायवाचियों को आप देख लीजिए। हमारे चैनल पर बहुत सारे प्रैक्टिस अपलोड है। मैंने आपसे कई बार कहा है, आप बिहार वाले हैं, नई पहली बार क्लास पर को देख रहे हैं, तो आपको हम बता दें फिर से। आप देखिए, अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपने किसी भी परीक्षा की तैयारी करिए। यदि आपके सिलेबस में पर्यायवाची है तो वो पर्यायवाची चाहे बिहार के लिए पढ़ाई गई हो, चाहे यूपी के लिए पढ़ाई गई हो, चाहे टीजीटी के लिए पढ़ाई गई हो, चाहे नेट के लिए पढ़ाई गई हो, मतलब पर्यायवाची का मतलब सिर्फ पर्यायवाची ही होता है। वो टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में यदि है तो चाहे जिस भी परीक्षा के लिए पढ़ाया गया हो, आप उसे पढ़िए, वो आपके काम का है। तो आप जाकर के प्रैक्टिस सेट को हमारे चैनल पर देख सकते हैं। सभी परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। उसमें हमने ये सारे चीज़ कवर किया, व्याकरण को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया। आपके लिए भी कवर करवा रहे हैं, लेकिन एक दिन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को देखनी है, तो हम ज़्यादा क्लासेस 2 या 3 क्लासेस लेके आ पाएंगे। आपके लिए जनरल नॉलेज की भी क्लासेस लानी है, हिंदी की भी लानी है, तो इसलिए आप पुरानी क्लासों को भी अच्छे से देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते रहिए, उसको देखते रहिए। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नाव, यानी ऑप्शन नंबर बी। तरण का पर्यायवाची शब्द है नाव। अब देखिए आप, मन मेरी सुई, मन क्या है? मन जो है वो सुई है, और तन तेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा। इस प्रकार जो पंक्ति है वो पंक्ति किसने कही थी? नामदेव ने कहा था, गुरु नानक ने कहा था, कबीरदास जी ने कहा था, फिर किसने कह दिया था? आपको बताना है यहाँ पर, तो बताइए, जवाब दीजिए आप। इसे कहा था आपके नामदेव जी ने। किसने कहा था? नामदेव जी ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कबीरदास जी को तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कबीरदास जी जो थे वो ज्ञान मार्गी संप्रदाय, निर्गुण के ज्ञान मार्गी संप्रदाय शाखा के प्रवर्तक थे। और कबीरदास जी की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। इन्हें हिंदी भाषा का या भाषा का डिक्टेटर कहा जाता है। इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। इन तमाम उपमाओं से इनको उपमित किया गया, और इन्होंने अपने पंक्तियों के माध्यम से, अपने दोहों के माध्यम से जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। इनकी रचनाओं का जो संकलन है वो प्राप्त होता है बीजक के नाम से। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखूंगी, बीजक के नाम से। बीजक, बीजक, बीजक नाम था कबीरदास जी की रचनाओं का जो संकलन था। और बीजक के अंतर्गत शामिल थे साखी, शबद और रामायणी। साखी, शबद, रामायणी ये सभी थे। और इसका संकलन मित्रों किसने किया था? संकलन किया था धर्मदास ने। धर्मदास थे कौन? तो ये थे कबीरदास जी के एक शिष्य थे। कबीरदास जी स्वयं तो कुछ लिखा नहीं करते थे, उन्होंने पढ़े लिखे भी नहीं, तो उन्होंने स्वयं कहा था कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। और जब उन्होंने कुछ लिखा पढ़ा नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके शिष्य ही उनकी रचनाओं का संकलन किया करते थे, कर दिया था उन्होंने। अब देखिए, हमने थोड़ा कबीरदास जी के बारे में बता दिया। प्रश्न यहाँ नामदेव के बारे में था। इसका बताने का मतलब सिर्फ इतना था कि आप नामदेव के बारे में तो इस प्रश्न के माध्यम से जान ही रहे हैं कि मन मेरी सुई, तन में तेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा। यह पंक्ति नामदेव की है। उसके अलावा आप और कवियों के बारे में भी जानें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप जान लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अब चलिए हम देखेंगे आपके लिए और कौन सा प्रश्न इंतजार कर रहा है। सिंह का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, आपको बताना है। तो क्या सारंग है, इंद्र है, मृगेंद्र है, फिर कोई नहीं है? मित्रों, सारंग के तो बहुत सारे अर्थ होते हैं। सारंग का मतलब मधुमक्खी भी होता है, सारंग का मतलब मोर होता है, सारंग का मतलब सर्प भी होता है, सारंग का मतलब कबूतर भी होता है। तो ये नहीं होगा। और इंद्र को आप जानते हैं, देवेंद्र कहा जाता है, सूरपति कहा जाता है ना। इंद्र कौन थे भाई? सचीपति कहा जाता है इनकी पत्नी का। इंद्रदेव तो है ही ये। अब ये जल देवता भी कहे जाते हैं। सिंह का पर्यायवाची हो जाएगा मृगेंद्र। मृगेंद्र को और क्या कहेंगे? शार्दूल कहते हैं, शार्दूल ना, नाहर भी कहते हैं।
तो याद करिए सारे पर्यायवाची को। और यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिंह का पर्यायवाची शब्द जो है वो मृगेंद्र है। एक लाठी से हाँकना मुहावरे का क्या अर्थ है? बताइए। एक लाठी से हाँकना, उचित अनुचित का विचार किए बिना व्यवहार करना, यहाँ पर लिख दीजिए। समान दृष्टि रखना, कुछ भी न कर पाना, गलत काम करना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उचित अनुचित का व्यवहार किए बिना। क्या है? सभी के साथ एक समान का व्यवहार कर देना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक ही लाठी से सबको हाँकना। हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हालावाद का प्रवर्तक क्या जानकी वल्लभ को माना जाता है, हरिवंश राय बच्चन को, उमर खयाम है ये, उमर खयाम, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल को? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, जो आज भी हिंदी के विद्यार्थियों के लिए आधारशिला है। उन्हीं को आधार बना करके ही कोई भी इतिहास को पढ़ता है, लिखता है। परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न उन्हीं के इतिहास से पूछे जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि भी लिखा है। उसके अलावा आप देखेंगे उमर खयाम की रुबाइयाँ बहुत प्रसिद्ध थी, और हरिवंश राय बच्चन पर उमर खयाम की रुबाइयों का अत्यंत प्रभाव पड़ा था। तो हालावाद के जो प्रवर्तक है वो आपके हरिवंश राय बच्चन जी हो जाते हैं। कौन जाता है? हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर बी। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक थे। और आपके सदी के जो महानायक है अमिताभ बच्चन जी, ये उनके पिता थे। अमिताभ बच्चन के पुत्र कौन है? अभिषेक बच्चन है। अभिषेक बच्चन वही जिसकी शादी हुई ऐश्वर्या राय के साथ। तो हरिवंश राय बच्चन ने क्या क्या लिखा था? इन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं। 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये 4 भागों में इनकी आत्मकथाएं हैं। 4 भागों में आत्मकथा इन्होंने लिखा था। उसके अलावा इन्होंने लिखा है निशा निमंत्रण, मधुशाला, मधुबाला, ये सारी रचनाएं उनकी हैं और परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो मधुशाला बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। निशा निमंत्रण भी प्रसिद्ध है। तो आप इसे जरूर याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी को आप सही कर लीजिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आगे क्या है। आगे आपसे पूछ रहा है 1 और 1 11 हो जाना। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? संसार में सब संभव है, भीड़ में बल है, गणित विद्या में निपुणता प्राप्त करना, या फिर संगठन में शक्ति है। मित्रों, संसार में सब कुछ संभव है, यह बात सही है, लेकिन 1 और 1 11 का मतलब यह नहीं है, लोकोक्ति का अर्थ नहीं है। भीड़ में बल है, भीड़ में बल बिल्कुल नहीं है। भीड़ तो अंधी होती है, एक तरफ चाहे जिधर चल देती है। भीड़ आदमी को सिर्फ उकसाती है किसी कार्य को करने के लिए, उसको झेलने की क्षमता नहीं देती है। तो भीड़ में बल ऐसे ही नहीं होगा। इस लोकोक्ति का सटीक अर्थ आपको बताना है। क्या 1 और 1 11 होने से मतलब ये हुआ कि गणित विद्या में आप निपुण हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। बल्कि इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 1 मिलकर 11 होने, इस संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है। ऑप्शन नंबर डी इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा। आपको दिख रहा है स्पष्ट? अब चलिए, अब आप बताइए द्वंद्व का अर्थ क्या है? द्वंद्व का अर्थ क्या जोड़ा या युग्म है, समूह है, या फिर क्रिया है? समूह नहीं है, क्रिया भी नहीं है। जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा और युग्म। आपका एक द्वंद्व समास भी होता है। आप देखेंगे द्वंद्व समास जिसे लिखा जाता है माता पिता, माता पिता, तो यहाँ बीच में चिन्ह लगा दिया जाता है। उसी से आप पहचान जाते हैं कि यह द्वंद्व समास है। इसका मतलब क्या होता है? योजक चिन्ह भी इसे कहा जाता है। तो माता पिता में कौन सा समास हुआ? द्वंद्व समास। समास भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। समास कितने होते हैं? समास 6 होते हैं, लेकिन पद के आधार पर पूछा जाए तो समास 4 होते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 होते हैं, वैसे समास 6 होते हैं। हम समास से भी प्रश्न उठाएंगे और आपको स्पष्ट करेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी द्वंद्व का अर्थ हो जाएगा जोड़ा या युग्म। अब आप बताइए कि कवितावली किसकी रचना? जी हाँ मित्रों, कवितावली किसकी रचना है? देखिए, सूरदास जी के, नरहर दास की है, तुलसीदास की, या फिर कपिल मुनि की। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। आपको बता दें हम यहाँ पर, सूरदास जी ने लिखा था सूरसारावली, साहित्य लहरी, और क्या था? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। सूरदास जी ने लिखा था। वात्सल रस के प्रवर्तक कवि कहे जाते हैं। नरहर दास जो थे वो तुलसीदास जी के गुरुदेव थे। नरहर दास से उन्होंने दीक्षा प्राप्त किया था। और
तुलसीदास जी जो है वो कवितावली के लेखक हैं। कवितावली के अलावा इन्होंने लिखा था रामचरितमानस, जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करता है। शायद ही ऐसा कोई घर हो जहाँ पर आपको रामचरितमानस की प्रति न मिल जाए देखने को। रामचरितमानस के अलावा इन्होंने लिखा था वैराग्य संदीपिनी, वैराग्य संदीपिनी, गीतावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, रामलला राछू, हनुमान बाहुक, ये सारी रचनाएं आपको तुलसीदास जी की हैं। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम था रत्नावली, और रत्न कहा जाता है कि रत्नावली ने जब इनको धिक्कारा था कि आप श्री राम के चरणों में जाइए, उनसे उतना प्रेम करिए जितना प्रेम आप हमसे कर रहे हैं, उतना ही यदि आप श्री राम से करिए तो इस भव सागर से पार हो जाएंगे। उसी से उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था और उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था। फिर इतनी सारी रचनाएं हिंदी साहित्य को दे दी और हमारे साहित्य को समृद्ध बनाया। तो ऐसे हमारे प्रिय कवि महान तुलसीदास लोकनायक, इन्होंने जन भाषा में रामचरितमानस को लिखा। और रामचरितमानस की विशेषता क्या है मित्रों, कि आप चाहे जिस भी धुन में इसको गाइए, हर धुन में बड़ी प्यारी लगती है। हमारे सर देखिए आपको सुनाते भी होंगे, आपको क्लासेस में यदि आप जनरल नॉलेज की क्लासेस देखते होंगे, करंट अफेयर की क्लासेस, जीएस की क्लासेस, तो उसमें आपको पंक्तियों को सुनाते हैं तो कितना मधुर गाते हैं ना। तो आप उसको ज़रूर सुना करिए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तुलसीदास जी, ऑप्शन नंबर सी। इसे आप टिक कर लीजिए, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप लगातार बने रहें हमारे साथ। निम्न में से कौन सा संधि का उदाहरण नहीं है, आपको यहाँ पर बताना चाहिए। नरेश है, सम्राट है, नारेंद्र है, फिर देवऋषि। देवधन ऋषि यानी देवर्षि, देवधन ऋषि यानी पर देवर्षि। नरधन ईश नरेश, नरधर इंद्र नारेंद्र। तो यहाँ पर जो सम्राट है, सम्राट में संधि नहीं है, बाकी तीन में संधि है। संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो संधि होते हैं 5 प्रकार की। कौन कौन सी? दीर्घ संधि, वृद्ध संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। देखिए ये स्वर संधि के प्रकार हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपके लिए हम। सबसे पहले आप लिखेंगे स्वर संधि, दूसरी हो जाएगी व्यंजन संधि, और तीसरी हो जाएगी विसर्ग संधि। तीसरी कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। जहाँ पर स्वर का स्वर से मेल हो वहाँ स्वर संधि होती है, जहाँ पर व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल हो वहाँ पर व्यंजन संधि, और जहाँ पर विसर्ग का मेल विसर्ग से होता है, व्यंजन से होता है, तो वहाँ पर विसर्ग संधि हो जाती है। आपको स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं जो अभी हमने आपको बताया था। दीर्घ संधि, वृद्ध संधि, गुण संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ये आपके स्वर संधि के प्रकार हैं। आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे। ऑप्शन नंबर बी को आप सही कर लीजिए। अब आप बताइए आली, मधुप, मधुकर, ये निम्न में से किसके पर्यायवाची? क्या रात्रि के हैं? रात्रि को तो निशा कहा जाता है। निशा से याद आया, निशा निमंत्रण हरिवंश राय जी की रचना है। शहद को क्या कहते हैं? भंवरा को क्या कहते हैं? वृक्ष को क्या कहते हैं? वृक्ष को पादप कहते हैं। क्या कहते नहीं हैं? सुना होगा आपने। भंवरा वही जो काला काला सा होता है, गुनगुनाता है, गुनगुना रहे हैं, भंवरे खिल रही है कली कली। बहुत सारे गाने बने हुए हैं भंवरे पर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गए राजकुमार। तो इतने सारे गाने बने हुए हैं यहाँ के भंवरे पर। और भंवरे के इसी भंवरे का ही पर्यायवाची है आली, मधुप और मधुकर। ये तीनों पर्यायवाची हैं आपके भंवरे के। कहा जाता है भंवरा जब आता है, गुनगुनाता है, तो कोई संदेशा लेकर आता है किसी का। तो याद रखिए आप इसे। ऑप्शन नंबर सी, आली, मधुप और मधुकर, ये सब भंवरे के पर्यायवाची हैं। आंचल पसारना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना होगा कि आंचल पसारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दया सिखाना, यहाँ पर दिखाना होना चाहिए, सिखाना नहीं। भीख देना, दया की भिक्षा मांगना, या फिर दयावान बनना। तो आंचल पसारना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह हो जाएगा दया की भिक्षा मांगना। क्या हो जाएगा? दया की भिक्षा मांगना, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ लिखा हुआ है अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। इसमें जो है रेखांकित नहीं हुआ है, रेखांकित कर देते हैं।
उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना। तो इसका भाई मुहावरे का क्या अर्थ है? क्या लोक व्यवहार के विरुद्ध कोई कार्य करना, स्वार्थी पूर्ति करना, विश्वासघात करना या बात बदलने की? तो विश्वासघाती के लिए कहा जाता है आस्तीन का सांप होना, है ना। बात बदलने के लिए दल बदलू कह सकते हैं आप। स्वार्थ पूर्ति, उल्लू सीधा करने का मतलब हुआ कि अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों को बेवकूफ़ बनाते रहना। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए। अब आप बताइए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है आपको। वाक्यांश के जैसे संकटों से भरे रास्तों को चुनने वाला जो होगा उसे एक शब्द में आप क्या कहेंगे? कष्ट साध, जो कष्ट को साधने वाला हो। कामरूप, कातर मतलब जंगल होता है। कंटका कीड़, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा कंटका कीड़, यानी कांटों से भरे हुए रास्तों को चुनने वाला, यानी संकटों से भरे हुए रास्तों को चुनने वाला क्या कहेंगे आप? कंटका कीड़ कहेंगे। देखिए कितने शानदार प्रश्न आपके लिए आए हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूल गए हैं तो आप कर लीजिए, देर नहीं हुई है। ठीक, देर सब्सक्राइब करके आप पढ़ते रहिए और आंसर को देखते रहिए। सम उपसर्ग किस शब्द समूह में है? जी हाँ मित्रों, आपको ऐसा शब्द समूह बताना है जिसमें सम उपसर्ग लगा हो। सुचारू में लगा है? नहीं, सुचारू में तो सु लगा हुआ है। सज्जन सद्गुण में लगा हुआ है? नहीं, इसमें सद लगा हुआ है। स्वदेश और स्वराज्य में सीधे दिख रहा है स्व लगा हुआ है। तो समतल और समकक्ष जो है इसमें आपका सम उपसर्ग लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। संस्कृति के 4 अध्याय, एक कृति है ये अध्याय, यहाँ तक संस्कृति के 4 अध्याय, वो किसकी रचना है? मुक्तिबोध की, राहुल सांकृत्यायन की, राम खिलावन पांडे की, या फिर प्रेमचंद की? मुंशी प्रेमचंद जी कथाकार कहे जाते हैं, उपन्यासकार कहे जाते हैं। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे जिसमें प्रसिद्ध है आपका गबन, गोदान। इसके अलावा आप देखेंगे कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन। हाँ, ये सारे उपन्यास उन्होंने लिखे। कहानियाँ तो अनगिनत हैं इनकी, मानसरोवर में 8 भागों में संकलित की गई हैं। 300 से अधिक कहानी हैं। बूढ़ी काकी है, कफन है, शतरंज के खिलाड़ी हैं, उसके बाद ईदगाह देखिए आप। ये सारी कहानियों को आपने किसी न किसी रूप में पढ़ा ही होगा। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने हमारे साहित्य को बहुत समृद्ध बनाया है और बहुत अच्छे लेखक थे ये। राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा था तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, ये हमेशा घूमने वाले थे। और इतना मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, बहुत सारे यात्रा वृत्तांत उन्होंने लिखे हैं। फिर आप देखेंगे मुक्तिबोध ने चांद का मुंह टेढ़ा, इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति जो लगती है मुझे, ये सभी मानते हैं मुक्तिबोध ने बहुत सारी रचनाएं करी हैं। चांद का मुंह टेढ़ा इन्होंने लिखा, जो परीक्षा में पूछी जाती है अधिकतर, प्रायः यही रचना की पूछी जाती है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? संस्कृति के 4 अध्याय लिखा है राहुल सांकृत्यायन महोदय ने। तो आप इसे नोट कर लीजिए। राहुल सांकृत्यायन ने संस्कृति के 4 अध्याय लिखा हुआ है। नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में भी यह शामिल है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अस्थि का तद्भव बताना है आपको। तद्भव और तत्सम तो आप जानते ही हैं, वे शब्द जो सीधे संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं बिना रूप परिवर्तन के, उन्हें कहा जाता है तत्सम। और जिनका रूप परिवर्तन करके या कुछ विकृति आने के फलस्वरूप हिंदी में प्रयुक्त किया तो उन्हें तद्भव कहा जाता है। तो अस्थि का पर्यायवाची हड्डी होगा कि अस होगा, हथ हो गया, फास्ती होगा? तो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही। अस्थि का पर्यायवाची हड्डी होगा। आपने पढ़ा होगा हड्डी रोग विशेषज्ञ, यानी कि जो हड्डियों के स्पेशलिस्ट होते हैं। काम संयोग से काम बना, सही अर्थ के लिए लोकोक्ति कौन सी होगी? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद? बिल्कुल नहीं। बंदर की दोस्ती जी का जियान? बिल्कुल नहीं। बिल्ली के भाग से छीका टूटा, बंदर के हाथ में आईना। तो बंदर के हाथ में आईना का मतलब होता है अयोग्य व्यक्ति के हाथ में कुछ वस्तु आना। तो अब बिल्ली के भाग से छीका टूटना इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और यदि हमारे यहाँ अवधि में देखा जाए तो कहते हैं शिकहर टूट बिलारी के भाग से। शिकहर मतलब छीका होता है और बिलार मतलब बिल्ली। तो शिकहर टूट बिलारी के भाग से, बिल्ली के भाग से छीका टूटा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अब आप बता दीजिए बा मुलाहजा। बा मुलाहजा एक शब्द है,
उस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? बा लगा है, बिला लगा है, बद लगा है, फिर बा लगा। इसे आप बड़े आसानी से ही बता देंगे। स्पष्ट दिख रहा है बा लगा हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। बा मुलाहजा में बा उपसर्ग लगा हुआ है। आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर। निम्नांकित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास में सबसे अधिक सहायक है? हमने पेडागोजी के प्रश्नों को शामिल कर लिया है, क्योंकि भाषा के शिक्षक बनने जा रहे हैं आप, तो यह भी आपसे अछूता न रह जाए, पूछा तो जाएगा ही। जवाब दीजिए। क्या बछड़ा अपनी माँ के पास कब गया? उसने अपनी माँ से क्या क्या बातें की होंगी? यदि आप इस प्रकार के प्रश्न बच्चों से पूछे तो वो अच्छे तरीके से जवाब देंगे, उनकी भाषा का विकास होगा। या फिर राम तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, यह पूछोगे तब भाषा का विकास ज़्यादा स्पष्ट समझ में आएगा। प्रिया तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली का नाम क्या है? हरी घास शब्द का इस्तेमाल करते हुए एक वाक्य बनाओ। तो आप देखेंगे यदि नाम पूछेगा तो नाम जैसे पूछ लिया तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तो उसने कह दिया दीनदयाल, है ना, मेरे पिताजी का नाम दीनदयाल है। तो इससे बच्चा सिर्फ एक ही वाक्य बोला। अब पूछा प्रिया तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली का क्या नाम है, उसने कह दिया प्रिया तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली का नाम क्या है, उसने कह दिया लवी। तो अब मेरी सहेली का नाम लवी है, तो भाई उसमें भी सिर्फ एक ही वाक्य कहा। और हरी घास का इस्तेमाल करते हुए एक वाक्य बनाओ। हरी घास देखने में अच्छी लगती है, उसने एक वाक्य बना दिया। तो यहाँ पर उसके भाषा के विकास को बहुत समय नहीं मिला, सिर्फ उसे एक ही लाइन या एक ही वाक्य बोलना पड़ा। लेकिन यदि उससे यह प्रश्न पूछा जाए या कह दिया जाए कि चलो बच्चों ये बताओ कि जो बछड़ा है यानी गाय का जो छोटा बच्चा होता है उसे बछड़ा कहा जाता है, तो बछड़ा अपनी माँ के पास कब गया, उसने अपनी माँ से क्या क्या बातें की होगी। मतलब आप सोचो, बच्चे से कहा जाएगा, बच्चे कुछ भी कल्पना कर लेते। बच्चे से आप सोचो कि वो जो बछड़ा है, गाय का छोटा सा बच्चा है, वो अपनी माँ के पास कब गया था और उसने अपनी माँ से क्या क्या बातें की होंगी। तो जब इस तरह के प्रश्न आप पूछेंगे तो बच्चे के मन में जितने भी विचार कौंधेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वह उनको जवाब दे पाएगा, बता पाएगा। यानी उसके भाषा का ज़्यादा विकास होने का चांस आपके इस प्रश्न से होता है, ना कि शेष तीनों प्रश्न से। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो 100% सही हो जाएगा। आप टिक कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। ये देखिए, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए भी मॉक टेस्ट चलाए जा रहे हैं, तो आप उन सभी मॉक टेस्टों को हल कर लीजिए। आप भले ही बिहार शिक्षक भर्ती देने जा रहे हैं, लेकिन है तो उसमें भी साहित्य और व्याकरण ही, तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। आप देख उन सारी क्लासेस को भी देखिए, और उसके अलावा हमारे चैनल पर इन सारी क्लासेस को आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार, जानदार, दमदार क्लासेस चल रही हैं। DSSB, BPSC, CGPSC, MPPSC, SSC, CHSL, NTA, NET, TGT, PGT, UP, SSSC के अंतर्गत जो पेट की परीक्षा होने वाली, उसके अलावा CTET, UP टेट, EMRS, तो सारी वैकेंसीज को आप टारगेट करते हुए हमारे चैनल पर आइए, और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के वहाँ क्लासेस देखिए। बहुत सारे क्लासेस आपके लिए उपलब्ध हैं। अब चलिए आप बताइए, स्कूल की भाषा और घर की भाषा में अंतर होने से आपको आगे का वाक्य पूरा करना है। बच्चों को क्या दिक्कत होती है बताइए, क्या दिक्कत होती है? बच्चे पुस्तक नहीं पढ़ पाते, बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है, भाषा सीखने में बच्चों को समस्या होती है, फिर इनमें से कोई नहीं। भाई देखिए, घर में, अब आप घर में हो, घर में आपके अवधि बोल रहे हो आप, और वहाँ जब स्कूल में जाएगा बच्चा तो उसे खड़ी हिंदी में बात किया जाएगा, या फिर आपके घर में खड़ी हिंदी में बात की जाती है, और वो बच्चा जब स्कूल में जाता है तो वहाँ उससे इंग्लिश में बात की जाती है। तो बच्चा इससे क्या करता है, असहज महसूस करता है, और दोनों भाषाओं में तालमेल नहीं बिठा पाता है, और बच्चे को भाषा सीखने में समस्या आ जाती है। इसलिए आपको जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें कहा गया है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। मातृभाषा यानी कि जो जिस भाषा में अपने घर पर व्यवहार करते हैं, घर पर बात करते हैं, उसी भाषा में उनको शिक्षा दी जाए, ताकि उनके लिए सीखना आसान हो जाए, उन्हें समस्या का सामना न करना पड़े, उन्हें विद्यालय का माहौल भी अपने घर के जैसा ही प्रतीत हो, और वो अच्छे तरीके से सीख पाएँ। विद्या प्रवीण किस समास का उदाहरण है, आप बताइए? विद्या प्रवीण अधिकरण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या फिर संबंध तत्पुरुष। तो अधिकरण मतलब होता है आधार बना दिया जाए, जहाँ आधारोधिकरणम, जहाँ पर आधार हो तो वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। और कर्म तत्पुरुष जहाँ कर्म की प्रधानता हो। संप्रदान जहाँ पर कुछ किसी को देने की बात की जाए। संबंध जहाँ काकी के ने नी ने यानी जहाँ संबंध प्रदर्शित किया जाए। तो विद्या प्रवीण यानी विद्या में प्रवीण है, किसमें प्रवीण है?
विद्या में प्रवीण है। आप बिना कारकों को अच्छी तरीके समझे हुए तत्पुरुष समास को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कारक चिन्हों के आधार पर ही तो आपका तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि विद्या में प्रवीण, किसने प्रवीण है ये? विद्या में प्रवीण, आधारोधिकरण सूत्र के आधार पर। संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है, देखिए स्पष्ट कह दिया आपसे, किसका बोध होता है? संख्या का बोध। तो उसे क्या कहेंगे? वचन कह दोगे आप, विशेषण कह दोगे, सर्वनाम कहोगे, फिर कारक कहोगे। तो संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे आप वचन कहेंगे। क्या कहेंगे? वचन ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सर्वनाम जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त किया जाता है, और विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, कारक जो उनमें संबंध स्थापित करता है, ये कारण होता है ना। स्पष्ट हुआ होगा। आप जाकर के पुरानी क्लासेस को देखिए, प्लेलिस्ट में लगी, बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया उसको। मुहावरे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, आपको बताना है यहाँ पर। यह स्वतंत्र वाक्य होता है, बिल्कुल होता है। इसका क्षेत्र लोकोक्ति की तुलना व्यापक होता है। सामान्यतः इसका संबंध किसी कथा अथवा चिर सत्य से होता है। यह वाक्यांश का अंश होता है। इन चारों में से आपको सबसे सटीक जो होगा वही जवाब देना है। तो यह वाक्यांश होता है। क्या होता है? वाक्यांश होता है, एक वाक्य का अंश होता है। आप देखते हैं, जैसे कह दिया अपना उल्लू सीधा करना, तो किसी वाक्य में प्रयोग करते हुए बताया जाएगा कि अपना उल्लू सीधा करना, यानी यह एक वाक्य का अंश होता है, वाक्यांश होता है। निम्नांकित में से अपठित गद्यांश के संबंध में गलत है, आपको बताना है। अपठित गद्यांश, जब आपसे देखिए परीक्षा में पूछा जाए अपठित गद्यांश विषय कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। दिए गए अपठित गद्यांश का शीर्षक भी सामान्यतः पूछा जाता है। अपठित गद्यांश का शीर्षक दिए गए अंश से पृथक होना चाहिए। दिए गए अपठित गद्यांश के कुछ अंशों का भाव स्पष्ट करने संबंधी प्रश्न भी सामान्यतः पूछ जाते हैं। तो ये तीनों सही हैं, लेकिन यह आपका गलत हो जाएगा। क्यों? अपठित गद्यांश का शीर्षक दिए गए अंश से पृथक नहीं होना चाहिए, बल्कि गद्यांश की यही विशेषता है कि आपसे गद्यांश के अंतर्गत जो भी पूछा जा रहा है आपको सिर्फ वही बताना है, अपने मन से उसमें कुछ भी ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि आपने अपने मन से अलग से कुछ उसमें ऐड किया तो आपका नंबर कटा और आपकी परीक्षा में नकारात्मक यानी कि माइनस मार्किंग है। तो आपको विशेष ख्याल रखना है कि जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसे आप कम से कम ही करिए। यानी जैसे आप 4-6 प्रश्न कर सकते हैं, 2-4 प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा ही आप गलत प्रश्नों के उत्तर देकर आएंगे उतना ही आपको सही वालों को खतरा होता जाएगा। इसलिए आप प्रयास यह करिए कि जिस प्रश्न में आप बिल्कुल आश्वस्त हों, आप सिर्फ उसी पर टिक लगाइए, उसी को हल करिए। जो आपको नहीं आता आप उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन होना होगा। यदि आप अच्छे से क्वेश्चन कर लेंगे तो उन्हीं क्वेश्चन के भरोसे हो सकता है आप मेरिट में आ जाए। लेकिन आप यदि ज़्यादा प्रश्नों को गलत कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका सारा वो माइनस हो जाएगा, तो आपका सही वाले प्रश्नों का उत्तर भी वो लेके चला जाएगा। इसलिए मेरा तो आपसे यही कहना है कि आप नहीं आ रहा तो आप मुश्किल से 1 या 2 में, जिस पर आप 90% तक स्वयं श्योर रहें कि हाँ ये सही हो सकता है, उसी पर टिक लगाइए। अंदर तुक्का भी, सब में तुक्का नहीं लगाना है। चलिए आगे बढ़िए। तो हमने आंसर बता ही दिया। हिंदी व्यंजन ध्वनियों में 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। अब अंतस्थ व्यंजन आपको बताना है कौन कौन सा है भाई। तो क्या शाखा साहा अंतस्थ हैं, यारा लावा है, यंगम अंगा इया अड़ा नामा है, या फिर छत्रंग्यासरा है। तो आपको जो शाखा साहा है वह अंतस्थ नहीं बल्कि क्या है, ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है। और अंगा इया अड़ा नामा ये पंचमाक्षर या नासिक के व्यंजन कहे जाते हैं। क्या कहा जाता है इनको? पंचमाक्षर भी कहा जाता है और नासिक के भी कहा जाता है। आपको जो छत्री है ना, छात्र ज्ञासरा, इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये 2 वर्णों के योग से बने हुए हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। आपका यारा लावा जो बन गया ये क्या हो गया भैया? अंतस्थ हो गया। यारा लावा अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। यहाँ पर पीडीएफ में दिया गया है। बार बार कहूँगी, शानदार पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। अथ का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। पूर्व है, अंत है, इति है या फिर अनंत है। तो अथ का विलोम क्या होने वाला है आपको बताना है। यहाँ पर अथ का विलोम हो जाएगा इति। पूर्व का
क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब आप आगे देखें, बच्चों को भाषा सिखाने में निम्नांकित समूह में से किस समूह का सर्वाधिक महत्व है। आपको प्रश्न को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद ही प्रश्न का उत्तर देना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों में यदि आपने जल्दबाजी की तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। सही उच्चारण, भाषा व्याकरण की गलतियाँ व उपयोगी भाषा को, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, भाषा सीखने को प्रोत्साहित करना व शुद्ध भाषा को, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, भाषा सीखने को प्रोत्साहित करना व उपयोगी भाषा को, सही उच्चारण, शुद्ध भाषा व भाषा व्याकरण की गलतियों को। इसमें से ऐसा कौन सा होगा जो भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी सही उच्चारण, शुद्ध भाषा व भाषा व्याकरण की गलतियों को यदि आप समझ जाएंगे तो भाषा अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रमेश जीवन भर दुख भोगता रहा। इसमें आपका जो जीवन भर है वह शब्द क्या है? क्या परिमाणवाचक है, गुणवाचक है, क्रियावाचक है या फिर विशेष्य विशेषण है? मित्रों, आप जानते हैं विशेष विशेषण उसे कहते हैं जो विशेषण किसी की विशेषता बताई जाए और जो विशेषता बता रहा हो। तो गुणवाचक जो गुण बता रहे हैं, परिमाणवाचक जो परिमाण या माप बताए, क्रियावाचक जो क्रिया की विशेषता बताए। तो इसमें से आपका कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। जीवन भर, भर जो है वह परिमाण सूचक है। जैसे पाव भर लड्डू दे दीजिए ना, पाव भर लड्डू दे दीजिए, पाव किलो लड्डू हो जाएगा ना, परिमाण तौल रहा तरीके से माप रहा है। लेकिन इसमें भी दो प्रकार हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आकलन प्रक्रिया में अवलोकन तभी सार्थक है जब, देखिए क्या है ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, शिक्षक बच्चों का औपचारिक अनियमित पूर्वाग्रह से दूर व रिकॉर्डेड अवलोकन करता हो। शिक्षक बच्चों का अनौपचारिक नियमित पूर्वाग्रह से दूर व रिकॉर्डेड अवलोकन करता हो। ऑप्शन रिपीटेड होगा, कोई बात नहीं। शिक्षक बच्चों का औपचारिक अनियमित, देखिए इसमें औपचारिक दिया गया है एक में अनौपचारिक दिया गया है और एक में अनियमित दिया गया है, इसलिए आपको विशेष ध्यान देना है ना। पूर्वाग्रह से रिकॉर्ड न रखते हुए अवलोकन करता हो। इसमें से कौन सा सही होगा? शब्दों का हेरफेर है भैया, गलती नहीं करनी है आपको। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिक्षक बच्चों का अनौपचारिक नियमित पूर्वाग्रह से दूर व रिकॉर्डेड अवलोकन करता हो, तब अवलोकन की प्रक्रिया जो है वो सार्थक हो जाएगी। स्त्री का पर्यायवाची क्या है? इसमें देखिए, इसमें दिया गया है गिरा। गिरा का मतलब क्या होता है? सरस्वती के पर्यायवाची है क्या गिरा? सरस्वती। वागीसा भी है। वनिता स्त्री की है। कंचन मतलब सोना होता है। तो सोना मतलब सोने वाला नहीं, स्लीप वाला, सो जाओ। सोना धातु जिसके आप आभूषण पहनते हैं, और स्त्रियां आभूषण बहुत पहनती हैं, उन्हें आभूषण बहुत प्रिय होता है। तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वनिता। वनिता मतलब स्त्री। दिए गए कथनों का परीक्षण कर असत्य कथन की पहचान कीजिए। चलिए अब आप इसको देखिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर बताइए हमें। परिवार का कोई सदस्य किसी दूसरे सदस्य को जो पत्र लिखता है उन्हें क्या व्यावसायिक पत्र कहा जाता है? जो पत्र अधिकारियों को भेजे जाते हैं उन्हें क्या आधिकारिक पत्र कहते हैं? ऐसे पत्र जिनका संबंध व्यवसाय से होता है क्या वे व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं? जो पत्र शासकीय अथवा अर्ध शासकीय संस्थाओं के कार्यालयों द्वारा किसी व्यक्ति, संस्था अथवा किसी अन्य कार्यालय को भेजे जाते हैं क्या वे कार्यालयीय पत्र कहलाते हैं? इन चारों में से सबसे सटीक कौन होगा? मित्रों, पत्र के 4 प्रकार होते हैं, पारिवारिक, व्यवसायिक, आधिकारिक और उसके अलावा क्या था? कार्यालयीय, व्यवसायिक, आधिकारिक और व्यवसायिक। तो मित्रों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा क्या? आपको क्या बताना है इसमें भाई? इसमें बताना, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो परिवार का सदस्य किसी दूसरे सदस्य को पत्र लिखता है तो उसे व्यवसायिक नहीं कहेंगे ना भाई, उसे कहेंगे आप पारिवारिक पत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? पारिवारिक। लिख लीजिए यहाँ पर, पारिवारिक पत्र कहेंगे आप, क्योंकि परिवार के सदस्य एक दूसरे को पत्राचार कर रहे हैं। उसके अलावा पत्र के 4 प्रकार होते हैं, पारिवारिक, आधिकारिक, व्यवसायिक और कार्यालयीय। ये 4
पत्रों के प्रकार होते हैं। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं तो आप 4 प्रकार के बताइएगा, चारों का नाम याद कर लीजिएगा। जो परिवार के सदस्य लिखते हैं पारिवारिक हो जाएगा, जो पत्र अधिकारियों को भेजे जाते हैं उन्हें आधिकारिक कहेंगे, और जिनका संबंध व्यवसाय से होता है उन्हें व्यवसायिक कहेंगे, और जिनका संबंध शासकीय अथवा शासकीय कार्यालयों से होता है उन्हें कार्यालयीय पत्र कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आप इसे अच्छे तरीके से देख लीजिए। और हम तो तैयारी करवा रहे हैं आपके लिए एकलव्य आवासीय आदर्श विद्यालय की जो परीक्षा संभवतः अभी डेट तो उसकी नहीं आई है, लेकिन फॉर्म भरा जा चुका है, तो अक्टूबर नवंबर तक हो सकता है आपकी परीक्षा हो। बहुत ही शानदार परीक्षा है, उसकी तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े। एकदम आपको पूरा 70 में से 70 नंबर दिलवाएंगे। 70 में 70 मतलब 1 2 4 5 नंबर छोड़ दीजिए आप, 70 में से आप समझ लीजिए कि हमको बस 65 के ऊपर नंबर आपको हम दिलवाएंगे। क्यों 5 नंबर की गारंटी क्यों नहीं है? क्योंकि 2-4 प्रश्न तो चाहे जो आयोग परीक्षा करवाता है उलूज उलूल उल्टा सीधा दे ही देता है, वो उसमें गलत कर ही देता है। इसलिए उसे छोड़ करके बाकी आप 60 नंबर से ज़्यादा की तैयारी आपको देखेंगे कि हमारे ही क्लासेस से आपको मिलेगी। तो आप निश्चिंत रहें, भरोसा रखें हम पर, हमारे साथ तैयारी करें। हिंदी भाषा के शिक्षक बनना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ें। इसके अलावा जनरल स्टडीज़ की क्लासेस भी हमारे चैनल पर चलाई जा रही हैं, आप उन्हें अवश्य देखें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और क्लासेस को शेयर करते रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।